हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन 2 ऑफ आवर चैप्टर कॉस्ट एंड रेवेन्यू। फर्स्ट सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि कितने अलग अलग टाइप के कॉस्ट होते हैं। फिर हम लोगों ने ये डिफरेंस समझा था कि इम्प्लिसिट कॉस्ट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट में क्या अंतर है। ये वाले सेशन में हम इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझेंगे और थोड़ा ब्रीफ में जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू। तो पहला है सम अदर कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। पहला अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो हम लोग समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। In modern economic analysis, the concept of opportunity cost occupies a very significant place. बोल रहा है आज का जो मॉडर्न इकोनॉमिक का एनालिसिस है उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The opportunity cost of any good is the next best alternative that is sacrificed. इसको प्लीज एज अ डेफिनेशन ध्यान रखना कि what is opportunity cost? It is the opportunity cost of any good is the next best alternative goods that is sacrificed. मान लो दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी। अज्यूमिंग कि बी मुझे 20 का यूटिलिटी प्रोवाइड करता है एंड ए मुझे 30 का यूटिलिटी प्रोवाइड करता है, तो ऑब्वियसली आई विल सेलेक्ट ए ओवर बी। मैं बी के मुकाबले ए लेना पसंद करूंगा। तो मैंने ए को लेने का जो डिसीजन लिया उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने बी को ठुकराया, मैंने बी को सैक्रिफाइस किया। तो बी मेरा सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और ऑल्टरनेटिव हो से सी। तो अज्यूमिंग कि मेरे पास तीन प्रोडक्ट का ऑप्शन था, ए बी और सी। सी मेरे को 10 का यूटिलिटी देता है, बी मुझे 20 का यूटिलिटी देता है, ए मुझे 30 का यूटिलिटी देता है। तो तीनों में मुझे सबसे ज्यादा यूटिलिटी कौन प्रोवाइड कर रहा है? ए कर रहा है। तो ऑब्वियसली आई विल सेलेक्ट ए। अब क्वेश्चन आता है, मैंने बी और सी दोनों को ठुकराया, ठीक है ना? तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बी है या सी? तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या बोला? नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव गुड्स। तो ए के बाद अगर ए नहीं होता ऑप्शन में और सिर्फ बी और सी होता तो मैं क्या करता? मैं बी को लेता। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव मेरे लिए क्या था? बी। तो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज बी, ठीक है ना? नॉट सी। सी मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है। ए के बाद जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था वो मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। As we know, resources are scarce and have alternative uses. Hence, we cannot produce everything that we require. इसलिए हम वो हर कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते जो हमें जरूरत है। कुछ चीज हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, तो कुछ चीज बाहर वाले हमसे खरीदते हैं। तो दिस इज हाउ वी मेंटेन द इकोनॉमी, है ना? बहुत सारा चीजें जो हम चाइना से खरीदते हैं, बहुत सारा चीजें जो चाइना हमसे खरीदता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ चाइना भी नहीं बना सकता, सब कुछ इंडिया भी नहीं बना सकता। The production of the production of a particular commodity involves sacrifice of another commodity which would have been produced by using the same amount of resources. यानी उतना ही resources use करके, मान लो जैसे एग्जांपल दिया, चलो इसी के एग्जांपल को पढ़ते हैं। For example, a farmer on 1 acre of land produces 50 kg of wheat by using a given quantity of resources. यानी मान लो फार्मर को एक गिवन क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज है, उसको 1 एकड़ जमीन दिया हुआ है और वो उसमें 50 किलो व्हीट उगा सकता है या उगाता है। फर्दर सपोज दैट ही कुड आल्सो प्रोड्यूस 40 kg ऑफ पोटैटोज विद द सेम अमाउंट ऑफ फैक्टर। यानी अगर उसी 1 एकड़ के जमीन पे वो व्हीट नहीं उगा के अगर पोटैटो उगा रहा होता तो कितना पोटैटो उगा लेता? 40 kg, 40 kg पोटैटो वो उगा लेता। Here, the opportunity cost of producing 50 kg of wheat is 40 kg of potato. यानी 40 kg of potato उगाने का डिसीजन उसने कैंसिल किया, तब वो 50 kg wheat उगा पाया। तो सेम रिसोर्सेज यूज करके उसने 40 kg पोटैटो को ठुकराया, तो 50 kg wheat उसको मिला। तो ये जो है यहाँ 40 kg ऑफ पोटैटो जो है उस फार्मर के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। So according to Leftwich, opportunity cost
of a particular product is the value of the foregone alternative product that resources used in its production could have produced. तो ये भी याद कर सकते हैं एज ए डेफिनेशन, बहुत अच्छा है लैंग्वेज है ये। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज द वैल्यू ऑफ फॉरगोन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट। यानी 40 केजी पोटैटो का जो वैल्यू था वो मैंने सैक्रिफाइस किया, तब मुझे 50 केजी व्हीट का आउटपुट मिला। Since opportunity cost is the cost of foregone alternative, it is also known as alternative cost. तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा नाम क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम अल्टरनेटिव कॉस्ट भी बोलते हैं। क्लियर? Now, 2 points need to be noted in this regard. First, opportunity cost of a good is only the next best alternative. जो मैंने बताया था कि हम B को लेंगे, C को नहीं लेंगे, तो next best alternative foregone इंस्टेड ऑफ एनी ऑल्टरनेटिव, कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं लेंगे। जैसे मैंने बताया ना ए बी और सी अगर 3 है मेरे पास, तो ऐसा नहीं है कि सर ए को पाने के लिए हमने सी को भी तो ठुकराया तो हम सी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लेते, नहीं। अगर बी और सी होता तो भी हम सी को ठुकराते, तो ए को पाने के लिए सी को नहीं ठुकराए। अगर बी और सी होता तो बी को पाने के लिए हम सी को ठुकराते, पर ए को पाने के लिए हमने एक्चुअली बी को ठुकराया। तो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव जो होता है ना, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अ पीस ऑफ लैंड कैन बी यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ग्राम, पोटैटोज एंड पीस। एक जमीन है, उसमें हम ये चारों में से कुछ भी उगा सकते हैं। तो सपोज ही प्रोड्यूसेस अ व्हीट वर्थ ₹2500, he forgoes the production of grams, potatoes and peas। तो ये तीनों को उसने ठुकराया, तभी उसे व्हीट मिला। उस मार्केट वैल्यू वाज 2000, 1500 एंड 1000। तो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या था उसके लिए? उसके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव था ग्राम्स उगाना, जहां से 2000 रुपया मिल सकता था, बट उसने व्हीट उगा के 2500 उगाया। तो अल्टीमेटली उसका बेनिफिट 500 रुपया का किसको ठुकराने की वजह से हुआ? ग्राम्स को ठुकराने की वजह से। So in this example of all the 3 foregone alternatives, for example, जैसे कि ग्राम्स हुआ, पोटैटोज हुआ, पीस हुआ, ग्राम इज द मोस्ट वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव। तो ये जितने भी ऑल्टरनेटिव मेरे पास थे, उसमें सबसे वैल्यूएबल ऑल्टरनेटिव जो मेरा नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, वो कौन सा था? वो था मेरा ग्राम। Hence the opportunity cost of producing wheat, इसलिए जब wheat का opportunity cost हम लेने जाएंगे, is the value of grams foregone। Second factor used in production of particular commodity may not be exactly the same as required for production of next। ये सब जरूरी नहीं है, अपने को अल्टीमेटली कंसेप्ट क्या है रखना है कि मैंने जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया है, उसको पाने के लिए मैंने जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव छोड़ा है, जिसको ठुकराया है, दैट इज माय अपॉर्चुनिटी। दैट्स द ओनली थिंग। फिनिश। अब आ जाते हैं हम लोग रियल कॉस्ट क्या होता है। रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज द सैक्रिफाइस। रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है? सैक्रिफाइस, टॉयल एंड ट्रबल। देखो 3 वर्ड है, सैक्रिफाइस हुआ या टॉयल हुआ, टॉयल यानी मेहनत, या ट्रबल यानी तकलीफ, faced by a particular factor and the owner in the production of a particular commodity। यानी कोई भी commodity को प्रोड्यूस करने के लिए जो मुझे सैक्रिफाइस करना पड़ा, जो मुझे टॉयल करना पड़ा, जो मुझे ट्रबल लेना पड़ा, तो ये सारा चीज जो है दैट इज माय रियल कॉस्ट। मनी कॉस्ट का बात नहीं हो रहा है। जितना मेहनत, सपोज फॉर एग्जांपल मान लो एक बड़ा सा कैलकुलेशन है जिसको आपको प्लस करने दिया, उसमें कम से कम 200-300 आइटम, 200-300 अमाउंट लिखा हुआ, उसको प्लस करके आप मुझे टोटल। तो आपके पास अगर कैलकुलेटर नहीं है तो क्या होगा? आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा वो 200-300 आइटम को प्लस करने। ठीक है, तो वो प्लस करने में हो सकता है आपको आधा घंटा लग जाए, 40 मिनट लग, और हो सकता है कि एक बार करे भूल हो गया, दोबारा ट्राई करना, तो बहुत मेहनत लगा, एक दिन पूरा लग गया। दूसरा बंदा जिसके पास कैलकुलेटर है, उसने कैलकुलेटर में फटाफट किया और से 10 मिनट में कर दिया।
कॉस्ट आउटपुट दोनों का सेम है, आपने भी वही टोटल निकाला, इसने भी वही टोटल निकाला, आउटपुट दोनों का सेम, पर जो इनपुट है, ठीक है, जो कॉस्ट, जो रियल कॉस्ट यानी मेहनत जो करना पड़ा, वो मेहनत कैलकुलेटर वाले को कम करना पड़ा, आपको ज्यादा करना पड़ा। पर आपका कॉस्ट अगर मनी के हिसाब से बोलो कि इस टोटल को पाने के लिए मनी वाइज कॉस्ट किसका ज्यादा लगा, आपका ज्यादा लगा, क्योंकि आपको कैलकुलेटर खरीदने में इन्वेस्ट भी तो करना पड़ा रुपये। तो कॉस्टिंग वाइज, रुपीज वाइज आपका शायद ज्यादा लगा, उसने अपने दिमाग के मेहनत से किया तो उसको कैलकुलेटर नहीं खरीदना पड़ा। बट रियल कॉस्ट, मेहनत, सैक्रिफाइस, टॉयल, ट्रबल, वो किसको ज्यादा लेना, वो जो कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहा था उससे ज्यादा यूज लेना। तो रियल कॉस्ट का मतलब होता है जितना मेहनत करना पड़ा उस चीज को पाने के लिए। Thus the real cost means the effort, कितना एफर्ट देना पड़ा, and sacrifice of the factor for its own, कितना मेहनत या कितना सैक्रिफाइस करने के बाद मुझे वो चीज मिला। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, कोई भी टीम वर्ल्ड कप जीतना चाहता है, वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो मेहनत लगता है, जो वर्ल्ड कप जीतने में मेहनत, सैक्रिफाइस, टॉयल, दिन रात का मेहनत लगता है, दैट इज द रियल कॉस्ट ऑफ वर्ल्ड कप, है ना। नहीं तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जो कप मिलता है, वो कप को बाजार में बेचने जाएंगे तो उसका बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है, ऐसा नहीं कि करोड़ों का कप है, वो नॉर्मल सा कप है, बाजार में शायद हजारों में बिक जाए, but that is not the real cost of that world cup. The real cost is the effort, जो sacrifice players लोगों ने किया है, जो मेहनत players लोगों ने किया है, that is the real cost of the world, है ना। मनी वाइज कॉस्ट क्या, उस कप का क्या वैल्यू हो, वो कप बेचने जाएंगे शायद 10-20-50 हजार में बिक जाएगा वो, है ना। तो वही बात हो रहा है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द रियल कॉस्ट एंड नॉट द मनी कॉस्ट। So Adam Smith defined real cost as the pains and the sacrifice of the labor. According to Marshall, the real cost of producing a commodity is exertion of all different kinds of labor that are directly involved in making it, together with the abstinence or rather waiting required। ये सब जरूरत नहीं है, सिंपल सा चीज है, जितना मेहनत, जितना पेन, जितना टॉयल लेना पड़ा है उस आउटपुट को पाने के लिए, दैट इज द रियल कॉस्ट। क्लियर। नेक्स्ट, प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट refers to the cost incurred by an individual firm in producing a commodity। यानी अगर मेरे को कोई सामान प्रोड्यूस करने में 10 रुपया पर यूनिट लगा है, ठीक है, लैंड, लेबर, कैपिटल है, सब जोड़ जाड़ के मेरे को 10 रुपीज पर यूनिट, तो दैट इज माय प्राइवेट कॉस्ट। ठीक है, इंडिविजुअल फर्म को कितना रुपया लगा, इट इज इन फैक्ट द मनी कॉस्ट। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में मनी कॉस्ट है which a firm incurs on hiring and purchasing inputs for producing a commodity. This cost has nothing to do with society। इस कॉस्ट का सोसाइटी से कोई लेना देना नहीं है। मैंने लेबर को क्या पेमेंट किया, मैंने रेंट कितना पेमेंट किया, मैंने कितना इंटरेस्ट पे किया, मेरा फ्यूल का, एनर्जी का, लेबर चार्जेस, ये सब जोड़ के कितना खर्चा लगा, दैट इज द कॉस्ट व्हिच द फर्म हैड टू पे एंड दैट इज द प्राइवेट कॉस्ट। नाउ कमिंग टू सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट क्या होता है? सोशल कॉस्ट होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसके लिए सोसाइटी को कितना दिक्कत झेलना पड़ा है। नहीं, आपका जो फैक्ट्री चल रहा है उससे पोल्यूशन हो रहा है, तो वो सब का नुकसान किसको हो रहा है? सोसाइटी को हो रहा है। दैट इज सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट refers to the disadvantage of producing a commodity suffered by the society as a whole। यानी आप जो कमोडिटी बना रहे हो उसके वजह से ओवरऑल सोसाइटी को जो नुकसान, जो दिक्कत फेस करना पड़ रहा है, दैट इज सोशल। It does not take into consideration money cost, but something like cost in form of disadvantage which are borne by the society। यानी ऐसा disadvantage जो सोसाइटी को बोन करना पड़ रहा है क्योंकि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो चाहे डायरेक्टली हो या एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस व्हेन ट्रीज ऑफ अ फॉरेस्ट are felled indiscriminately by the private contractor, the society incurs social cost in form of floods, soil erosion, loss of sanctuary for animals। तो ये सब सोसाइटी को दिक्कत होता है। यानी जब आप पेड़ काटते हो जंगल के बीच, जंगल में जाके आप पेड़ काट के वहां अपना फैक्ट्री लगाते हो,
तो वहां पर क्या चीज का खतरा बढ़ जाता है? फ्लड का खतरा बढ़ जाता है, सॉइल इरोजन बढ़ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो वाइल्ड लाइफ पूरा सिस्टम है वो खराब होता है एनिमल्स लोग की। तो ये सारा डिसएडवांटेज है जो ओवरऑल सोसाइटी को झेलना पड़ता है। Similarly, the society pays social costs in the shape of health hazards connected with air pollution when the buses and car emits smoke while flying in the interior of big cities. यानी आपके फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है, आपका गुड्स बाजार में बिकने के लिए जा रहा है, तो ये सब के लिए ट्रांसपोर्ट का जरूरत पड़ रहा है। और ये सब ट्रांसपोर्ट की वजह से जो पोल्यूशन होता है उसका दिक्कत कौन फेस करता है? सोसाइटी को फेस करना पड़ता है। ठीक है। The cost of establishing a factory to produce a commodity constitute private cost to its owner. But at the same time, if it is the cost of society as well, यानी जब आप एक फैक्ट्री लगाते हो तो आपका जो पैसा लगता है फैक्ट्री लगाने में वो तो आपका प्राइवेट कॉस्ट, बट आपके फैक्ट्री की वजह से सोसाइटी को जो दिक्कत झेलना पड़ता है दैट इज सोशल कॉस्ट। For instance, it causes increase in the laundry and medical bills of the people living in the factory. यानी जो आसपास फैक्ट्री के आसपास जो लोग रहते हैं उनका कपड़ा ज्यादा गंदा होता है, उनका लॉन्ड्री बिल्स बढ़ जाता है, उनके पास शुद्ध हवा नहीं होता है, पोल्यूटेड एयर होता है, तो उनका मेडिकल बिल्स बढ़ जाता है। तो दिस इज द कॉस्ट विच द सोसाइटी हैज टू फेस बिकॉज ऑफ योर फैक्ट्री और योर बिजनेस। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ कमिंग टू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? Fixed cost and variable cost. We know that some factors of production, such as machinery, factory, factory building, etc., are fixed in short period, and some others are variable, such as raw material, labor, etc. यानी एक सिंपल सा भाषा में समझाता हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल। यानी फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा है, मान लो मैंने एक जगह ले ली, ठीक है, इसका मुझे रेंट देना पड़ रहा है से 10,000 रुपीज पर मंथ। ठीक है, ये दुकान, सपोज मैंने एक दुकान लिया है जिसका 10,000 रुपये भाड़ा है। इस दुकान में अब चाहे एक कस्टमर है या दो कस्टमर आए या 100 कस्टमर है, ये भाड़ा मेरा फिक्स हो गया। या कस्टमर ना भी आए, लॉकडाउन हो गया, दुकान बंद हो गया, मेरे को तो भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है जहां पर मेरा जो खर्चा है दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन माय प्रोडक्शन। अगर ये फैक्ट्री है तो मान लो एक पीस बनाऊं या दो पीस बनाऊं या तीन पीस बनाऊं या 100 पीस बनाऊं, भाड़ा तो 10,000 है। तो उसी तरह से बोल रहे हैं जो खर्चा मेरे फैक्ट्री के प्रोडक्शन पे यानी मेरे आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता उसको बोलते हैं फिक्स्ड। और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जो डिपेंड करता है कि मैं कितना आउटपुट जनरेट करूं। जैसे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में क्या होगा कि अगर मैं ज्यादा प्रोडक्शन करूंगा तो मशीन ज्यादा टाइम चलेगा, मशीन ज्यादा टाइम चलेगा तो इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा है, और वही मैं कम प्रोडक्शन करूंगा तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आएगा क्योंकि मशीन कम टाइम चलेगी। तो ये बेसिक चीज मुझे समझना होगा, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। जैसे रॉ मटेरियल, आप जितना प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा रॉ मटेरियल लगेगा, तो रॉ मटेरियल इज वेरिएबल। आप प्रोडक्शन कम कर दो तो रॉ मटेरियल कम लगेगा, प्रोडक्शन बढ़ा दो तो रॉ मटेरियल ज्यादा लगेगा। पर फिक्स्ड कॉस्ट जो है उसका आउटपुट से खास लेना देना नहीं। तो यही दो टाइप के कॉस्ट होते हैं, मेनली फिक्स्ड एंड वेरिएबल। तो यहाँ पर देखो टाइम एलिमेंट पे लॉजिक से समझाया कि टाइम एलिमेंट, the time factor is very important in the theory of cost. The time period is classified in two categories, short run and long run. Accordingly, there are two types of cost, short run cost and long run cost. The short run cost are the cost over the period during which some factors are fixed like plant and machinery etc, while the others are variable. तो ये चीज हमने प्रोडक्शन चैप्टर में भी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में पढ़ा था कि शॉर्ट रन में कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड होते हैं, कुछ वेरिएबल। तो ऑब्वियसली जो फिक्स्ड फैक्टर होते हैं उनके ऊपर जो खर्चा लगेगा वो फिक्स्ड कॉस्ट होता है, और जो फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं उनके ऊपर जो खर्चा लगेगा वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। It is the sum total of the fixed and variable cost incurred by the producer in producing the commodity.
यानी टोटल कॉस्ट क्या होता है? टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब प्रोड्यूसर कैन कंट्रोल ओनली वेरिएबल कॉस्ट, है ना, खाली हम अपना वेरिएबल कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। रॉ मटेरियल कम यूज करेंगे तो कम खर्चा लगेगा, बट जो फिक्स्ड है वो तो लगना ही है। मुझे जो स्टाफ को सैलरी देना है वो तो देना है। मैं नहीं बोल सकता हूँ कि प्रोडक्शन कम हुआ आपको सैलरी कम दो। अगर मैंने उसके साथ फिक्स कर लिया है कि आपका 15,000 रुपये महीना सैलरी, तो मैं उससे प्रोडक्शन ज्यादा करवाऊं कम करवाऊं, उसको तो 15,000 पर मंथ सैलरी देना ही। The long run cost are the cost over a period long enough to permit changes in all the factors of production. और लॉन्ग रन कॉस्ट क्या है? जैसा हम जानते हैं लॉन्ग रन में मेरा ऑल द फैक्टर्स बिकम वेरिएबल, और क्योंकि ऑल द फैक्टर्स बिकम वेरिएबल इसलिए वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है इन लॉन्ग रन। उसमें जो खर्चा होता है कि लॉन्ग रन में सारे के सारे कॉस्ट मेरे वेरिएबल। In this period, firms can increase the production by using more of all the factors. Thus, all costs are variable in long run. इसीलिए लॉन्ग रन में सारे कॉस्ट वेरिएबल नजर आते हैं। All costs are under control. तो लॉन्ग रन में हम सारे कॉस्ट को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, ये सब हम लोग ग्राफ में पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट तक रखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट हम नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज फिक्स्ड कॉस्ट। Fixed costs are those costs of production which do not change with the change in output. तो साफ साफ लिख रहा है ऐसा cost of production है which do not change with the change in output. बट एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि इससे कभी कभी हम लोग को थोड़ा गलत मिसकंसेप्शन हो जाता है कि कितना भी आउटपुट बढ़ा लो फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं होता। अप टू अ सर्टेन रेंज वो नहीं चेंज होता। सपोज अगर मेरा कोचिंग सेंटर है और यहाँ मेरे पास 20 स्टूडेंट बैठाने का जगह है, तो अप टिल 20 स्टूडेंट्स मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बदलने वाला नहीं। बट बियॉन्ड दैट अगर मेरे पास 50 स्टूडेंट हो तो मुझे एक नया जगह लेना पड़ेगा ना, एक बड़ा स्पेस लेना होगा जहाँ मैं 50 जन को बैठा सकूं। तो वहां तो फिर मेरा फिक्स्ड कॉस्ट बढ़ेगा, मेरा रेंट बढ़ेगा। तो वही चीज है, ये लोग बोलते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट। ऐसा गलत है। इट डू नॉट चेंज विद द चेंज इन आउटपुट अप टू अ सर्टेन रेंज। एक रेंज तक कि ठीक है आपका टोटल 20 स्टूडेंट्स का जगह है, तो 1 से लेके 20 तक में टोटल आपका फिक्स्ड कॉस्ट चेंज नहीं होना, उतना ही रेंट लगेगा। बट बियॉन्ड 20 तो फिर मेरे को बड़ा जगह लेगा तो बड़ा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होगा। तो ये चीज थोड़ा सा ये लोग बुक्स में गलत लिखते हैं। So fixed costs are those costs of production which do not change with the change in output up to a certain range. They have to be incurred when the output is large or small or even at zero. These are the costs incurred on fixed factors. ये वो खर्चे जो fixed factors के ऊपर लगाते हैं, like land and building, machines, stock management, personnel, etc. They are unavoidable. Please mark, fixed costs are unavoidable contractual cost. यानी ये contractual cost है, इसको हम avoid नहीं कर सकते, है ना। मेरा अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दे तो अलग बात, पर अगर कॉन्ट्रैक्ट में जब तक है, हमें वो सपोज हम किसी को अपॉइंट किए किसी स्टाफ, तो अपॉइंटमेंट लेटर जब मैंने उसको दिया तो उसके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये क्या हो गया? फिक्स, मेरा ऑब्लिगेशन हो गया कि मुझे हर महीना उसे सैलरी देना। मेरा प्रॉफिट हो या नहीं हो, मुझे तो उसको सैलरी देना ही। रेंट ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर फैक्ट्री बिल्डिंग पे जो रेंट लग रहा है, ये एग्जांपल किसका है? फिक्स्ड कॉस्ट। द अमाउंट ऑफ रेंट इज नॉट कंसर्न्ड विद द अमाउंट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड इन द, यानी फैक्ट्री में आप कितना आउटपुट जनरेट कर रहे हो उससे रेंट का कोई लेना देना नहीं। Whatever be the level of output, rent could be same. Rent will be the same even if the factory is temporarily closed. अगर आप कुछ दिन के लिए फैक्ट्री को बंद भी कर देते हो ना, तो लैंडलॉर्ड आपका रेंट माफ नहीं करेगा। लैंडलॉर्ड तो बोलेगा भैया मुझे तो रेंट चाहिए, आपने फैक्ट्री बंद किया वो आपका डिसीजन था, मैंने तो स्पेस आपको दे रखा है ना। वो स्पेस को लेने के बाद आप बंद रखो चालू रखो, मुझे इससे क्या मतलब। अगर आपको रेंट नहीं देना, आप मेरा स्पेस खाली करो, उसके बाद मैं रेंट भी ना। जब तक मेरा स्पेस पे आपका हुकूमत है, यानी आप जब तक मेरा स्पेस यूज कर रहे हो, चाहे उसको बंद करके ही रखो, चाबी आपके पास, तो जब तक वो चीज आपके पास है, दैट इज यू आर लायबल टू। इसीलिए फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट। देखो
जब हम लोग अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के एग्जाम में हम लोग बैठ रहे हैं तो ये सब वर्ड्स बहुत की है कि फिक्स्ड कॉस्ट को अनअवॉइडेबल कॉस्ट भी बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट भी बोलते हैं। अब क्या होता है क्लास 12 में जब हम लोग पूरा डिटेल में जब लेंथी क्वेश्चन आंसर लिखना होता है तो ये एक एक वर्ड उतना ज्यादा मैटर नहीं करता, पर जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बैठते हैं ना तो ये सब एक एक वर्ड पे ही क्वेश्चन बन जाता है। और वहां पर क्या होता है, जो स्टूडेंट लोग अच्छा से इन डेप्थ में पढ़ाई करके नहीं आए हैं वो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो ऊपर ऊपर से ठीक है मतलब जैसे अभी मैं भी एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग को लग रहा होगा क्या सर बच्चे थोड़ी एक एक लाइन आप ऐसे रीड कर, बट ट्रस्ट मी ये एक एक लाइन नहीं पढ़ेंगे ना तो मल्टीपल चॉइस में कहीं ना कहीं फंस जाएंगे। अगर पूछ लेगा फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड डैश तो सर ये तो पढ़े ही नहीं, क्यों? बुक में तो दिया है, आपने एक एक लाइन नहीं पढ़ा, आपको आलस आ रहा है, ठीक है, आपको नहीं पढ़ाया गया एक एक लाइन करके, तो वो एग्जामिनर का फॉल्ट नहीं है, वो आपका फॉल्ट है, आपके प्रिपरेशन में कमी। तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी पढ़े पूरा डिटेल में अच्छा से पढ़ के जाए, ताकि मुझे अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए तो भी आई एम प्रिपेयर्ड, अगर मुझे लिखना आए तो भी मेरा नॉलेज कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट, फिक्स्ड कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड ओवरहेड कॉस्ट और जनरल कॉस्ट। जो कितना सारा नाम हम लोग को यहाँ बैठे बैठे मिलेंगे, कॉन्ट्रैक्चुअल कॉस्ट भी बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, जनरल कॉस्ट भी बोलते हैं, because they are common for all units of production या all units produced. These costs are also called supplementary cost or indirect cost. देखो कितना सारा नाम है, contract cost, unavoidable contractual cost, overhead cost, general cost, supplementary cost, indirect cost, कितना सारा नाम मिल गया। Examples of fixed cost are rent of land and factory building, interest on investment, insurance charges, next property tax, maintenance cost, salary of permanent employees, normal profit। तो ये सारा चीज मेरा एक तरह से फिक्स्ड कॉस्ट। आई हैव अ डाउट ऑन नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट कहीं ना कहीं मेरा प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा। इट डिपेंड्स, थोड़ा सा ये मैटर ऑफ आर्ग्यूमेंट है, मैटर ऑफ डिबेट है कि आप पर यूनिट बेसिस पे नॉर्मल प्रॉफिट ले रहे हो। सपोज अगर मैं बोलूँ मेरे को पर यूनिट 2 रुपीज करके नॉर्मल प्रॉफिट, तो अगर प्रोडक्शन कम होगा, सेल कम होगा तो टोटल नॉर्मल प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड ना। पर यूनिट ठीक है, पर यूनिट 2 रुपए चाहिए, बट टोटल विल बी अफेक्टेड। तो डिपेंड्स, ये थोड़ा डिबेटेबल है, तो आई वोंट सजेस्ट कि इसको आप फिक्स्ड कॉस्ट में लिखना ट्राई कर लें। In short, fixed costs are those costs which are incurred in hiring the fixed factors of production whose quantity cannot be changed in the short run. Fixed costs are also termed as total fixed cost of production. They are illustrated in the diagram. तो डायग्राम में क्या देख रहे हैं, आउटपुट मेरा कितना भी हो, मेरा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज सेम। आउटपुट 0 है तो भी 100 रुपया रेंट लगना है, 1 है तो भी 100 रुपया रेंट लगना है, 8 है तो भी 100 रुपया अगर मेरा रेंट है तो वो लगना है। तो फिक्स कॉस्ट फर्क नहीं पड़ता है आउटपुट कितना होगा, प्रोवाइडेड जितना मेरा आउटपुट का कैपेसिटी, बियॉन्ड द कैपेसिटी फिक्स कॉस्ट बदलेगा, बट विद इन दैट कैपेसिटी वाला रेंज टोटल विल बी सेम। तो कॉस्ट मेरा क्या है, 100 रुपया है, आउटपुट कितना भी करो, तो ग्राफ कैसा बन रहा है, इट इज जस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, यानी 100 रुपया मेरा खर्चा है, आउटपुट जो भी आप बनाना। ठीक है, तो ये टेबल को मैं एक्सप्लेन करने नहीं जा रहा हूँ, यहाँ पर नीचे में दिया हुआ है इन दिस टेबल वी सी दिस एंड दैट, तो ये तो ऑलरेडी हम लोग को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो ये वेरिएबल कॉस्ट आज हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे, वी विल कीप इट टिल फिक्स्ड कॉस्ट। एंड आई होप ये एकदम क्लियर हो गया कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है, हाउ टू कैलकुलेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड दिस एंड दैट। नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट सेशन में हम जब स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।